कालिमा भाग 2। कैसे बेटे बहू ने समझी अम्मा बाबूजी की अहमियत। बाबा की दूरदेशी भरी सलाह के आगे सबको झुकना पड़ा और रंजन के घर का गृह प्रवेश हो गया। सोच सोचकर श्रुति का कलेजा मुंह को आने लगा। श्रुति को बेटी समझकर रखा था बाबा अम्मा ने। दरअसल उनकी स्वयं की बेटी का नाम श्रुतकीर्ति था। नाम की इस समरूपता ने बाबा अम्मा को कुछ ज्यादा ही जोड़ दिया था श्रुति से। अब ऐसे स्नेहिल माता पिता को छोड़कर वह कैसे चल दे। तभी नीचे टाटा सूमो के रुकने की आवाज आई। गांव से उसके सास ससुर माँ बाबूजी आने वाले थे। श्रुति उठी और आंसू पोंछती पोंछती नीचे आई। माँ बाबूजी ही थे। श्रुति की उड़ी रंगत देख वे घबरा गए। श्रुति ने हाथ के इशारे से चुप रहने का संकेत किया और ऊपर आकर उन्हें सब हाल कह सुनाया। सुनकर उन्हें गहरा सदमा लगा। बाबा को अपना बड़ा भाई मानने लगे थे। बाबूजी, बाबा अम्मा की आत्मीयता देख माँ बाबूजी निश्चिंत रहते थे। गांव में रहते हुए उन्हें अपने बेटे बहू की चिंता करने की कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने फौरन निर्णय लिया, रंजन उस मकान को बेच देगा और यहीं रहकर बाबा अम्मा की सेवा करेगा। बाबा को जब इस निर्णय की जानकारी हुई, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने समझाया, गहने और मकान बनवा लिए तो बन जाते हैं, वरना योजनाएं ही बनती रहती हैं, इसलिए भावनाओं में बहकर अब हो रहे कार्य को टालो मत। बाबा की दूरदेशी भरी सलाह के आगे सबको झुकना पड़ा और रंजन के घर का गृह प्रवेश हो गया। रंजन अपने घर चला गया। वह तो 2-3 माह बाद जाना चाहता था, पर बाबा अम्मा ने समझाया, गृह प्रवेश के बाद घर सूना नहीं छोड़ते। बाबा का घर खाली हो गया। उस पर किराए से देना है कि तख्ती लग गई। पूरे 7-8 वर्षों बाद लगी थी ये तख्ती। रंजन के जाने के बाद बाबा अम्मा को बेहद सूनापन लगने लगा। एक सहारा था उससे। पता नहीं अब जो किराएदार आए उनका स्वभाव कैसा हो। बाबा रोज अगले किराएदार का इंतजार करते। सुबह से शाम हो जाती पर कई दिन तक एक भी किराएदार नहीं आया। अब उन्हें घबराहट होने लगी। एफडी के ब्याज के बमुश्किल 400 रुपए मिलने वाले थे। यदि कोई किराएदार नहीं आया तब अगले माह का खर्च कहां से निकलेगा। इस किराए की आमदनी का ही तो सहारा था उन्हें। पास की नकदी अब चुकने लगी थी। बचत खाते में भी कोई विशेष रकम नहीं थी। तो क्या अगले माह एफडी तुड़वानी पड़ेगी। सोच सोचकर वे परेशान हो जाते। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता। कितनी भारी गलती कर बैठे थे वे। उनके एक सहयोगी मित्र ने समझाया भी था, जमाना बहुत खराब है बद्रीनाथ। माँ बाप को अपनी मुट्ठी बंद रखने का दौर आ गया है। सब कुछ बच्चों के नाम मत करो। घबरा कर वे ऊपरी मंजिल में आए। खाली कमरे भान्य भान्य कर रहे थे। उन कमरों में घूमते हुए, उसकी दीवारों पर हाथ फेरते हुए उन्हें वे दिन याद आ गए जब वह अपने सपनों के इस घर को बनवा रहे थे। इसकी एक एक ईंट उनकी जानी पहचानी थी। इसे बनवाते समय कितने रंगीन सपने देखे थे उन्होंने। तीनों बेटे बड़े होंगे, उनकी शादियां होंगी, नीचे एक बेटा रहेगा, ऊपर 2। कितना अच्छा लगेगा उस वक्त। पूरा घर गुलजार रहेगा। उनका बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। नंगे फर्श पर बैठ वह फफक फफक कर रो पड़े। बुढ़ापे में ये दिन भी देखने थे। नीचे किसी कार के रुकने की आवाज आई। आंसू पोंछ वह फुर्ती से उठे और भागकर गैलरी में आए। श्रुतकीर्ति और निखिल कार से उतर रहे थे। बेटी दामाद को देखते ही उनका जी हरा हो गया। उनकी बूढ़ी थकी रगों में जान आ गई। जवानों की सी चपलता से वह दौड़ते हुए नीचे आए। पारो तब तक द्वार खोल चुकी थी। श्रुतकीर्ति अंदर आई। माता पिता की दयनीय हालत देख उसका कलेजा मुंह को आ गया। हाय, 3 माह में ही बेचारे कितने बुढ़ा गए हैं। श्रुतकीर्ति को अपनी रुलाई रोकना दुश्वार हो गया। उसे तो मालूम ही नहीं था कि बाबा अम्मा यहाँ आ चुके हैं। कल उनसे बात करने के लिए उसने बड़े भैया के घर फोन लगाया था। भाभी से मालूम पड़ा बाबा अम्मा का मन नहीं लग रहा था, तो वापस चले गए। रो रो कर श्रुतकीर्ति का बुरा हाल हो गया। तो इसलिए मन नहीं लग रहा था। वह बार बार उलाहना देती। 3 माह में कम से कम 6 बार उसने फोन पर बात की थी। बाबा अम्मा ने एक बार भी इशारा नहीं किया। करते कैसे बेटी। बाबा का गला रुंध गया। जब रहना उन्हीं के संग था, कैसे करते शिकायत। यहाँ आने के बाद तो करते, अब कैसे कहें बाबा, कैसे बतलाएं अपनी दुर्दशा। आज महज 1 रुपया खर्च करने से पहले भी कई बार सोचना पड़ रहा है उन्हें। दूध तक तो बंद कर दिया है।
सब्जी भी कंजूसी से खाते हैं। कितने आशंकित मन से जी रहे थे वे दोनों। एक ही चिंता खाए जा रही थी, अगले माह एफडी न तुड़वानी पड़े। निखिल की तो क्रोध से मुठियां भिंच गईं। जेब से मोबाइल निकाल लिया, अभी लताड़ता हूँ तीनों को। श्रुतकीर्ति ने रोक दिया, जाने दो, क्या फायदा ऐसे निठल्लों से कुछ कहने का। माता पिता के प्रति लेशमात्र भी दर्द होता तो क्या इस तरह व्यवहार करते। निखिल कसमसा कर रह गया। श्रुतकीर्ति रसोई घर में गई। वहां एक सरसरी नजर डालते ही सब ताड़ गई। पलट कर उसने आंखों आंखों में निखिल को इशारा किया। निखिल भी समझ गया। वह तुरंत बाहर निकल गया। बाबा अम्मा कनखियों से ये सब देख रहे थे। बेटी दामाद का मंतव्य भांपते ही वे संकोच में पड़ गए। हाय, उनकी रसोई का खर्च एक दिन बेटी उठाएगी, ऐसी बदहाली की कल्पना तो उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। बुढ़ापा कैसे कैसे दिन दिखला रहा है। शर्मिंदगी से वह व्याकुल हो उठे। अलमारी में 400 रुपए पड़े थे। देने के लिए वह उठकर दरवाजे की ओर लपके। श्रुतकीर्ति ने हाथ पकड़कर वापस बैठा दिया। कहाँ भागे जा रहे हो? कहीं रेस लगानी है? बेटी, बाबा का चेहरा एकदम कातर हो गया। दामाद जी पैसे लेकर तो गए ही नहीं। आप भी बाबा? श्रुतकीर्ति ने थोड़ा झुंझला कर कहा। क्या निखिल आपके बेटे नहीं है? क्यों नहीं? लेकिन बेटी जरा सोच, दामाद से ये सब अच्छा लगेगा हमें, और घुट घुट कर मन मार कर रहते हुए अच्छा लग रहा है आपको। श्रुतकीर्ति का गला रुंध गया। इन पुराने रिवाजों को छोड़ो बाबा। 3-3 कमाओ बेटे, जब मुंह मोड़ ले तो क्या बेटी दामाद भी आंख कान बंद करके बैठ जाए? छोड़ दे माता पिता को लावारिसों की तरह। चाय नाश्ता करवा कर श्रुतकीर्ति रसोई बनाने लगी। निखिल और बाबा अम्मा भी वहीं बैठकर हाथ बटाने लगे। निखिल बाबा अम्मा को अपने संग चलने के लिए मनाने लगा। बाबा अम्मा संकोच में पड़ गए। बेटी के घर रहने की कल्पना वह कैसे कर सकते थे। उन्होंने दबे स्वर में अपनी लाचारगी जाहिर की। उनकी मनोदशा समझकर निखिल ने फिर और जिद्द नहीं की। वो एक दूसरी योजना पर विचार करने लगा। यदि यह योजना सफल हो गई तो बाबा अम्मा पूरे मान सम्मान से रह सकेंगे। इसमें उसे रंजन का पूरा सहयोग चाहिए था, विशेषकर श्रुति का। श्रुति को ही अधिक समय देना पड़ेगा इसमें। आपको इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें अपने बाकी सभी मित्रों के साथ। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।